मेरे सम्मानित प्रिय, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट अक्सर क्लास ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाइए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब कोई ऐसा बाध्यता है नहीं कि अब क्लास बनाना है, थोड़े समय में निकल जाना है, थोड़े आपके पास इतना वक्त है। मतलब मेरे पास वक्त पर्याप्त है, और खासकर जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं वो करीब करीब अब ठीक ही होगा। बेसिकली मैं अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश किया हूँ कि आप तक वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से चला जाए। चलिए बिना कोई डिस्कशन अपना काम शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग का कंफर्म इन द सेंस कि अगर आप भारतीय संविधान और आधुनिक भारतीय इतिहास का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो दोनों को टैग करके पढ़ते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं, तो मेरे ख्याल से 100 सवाल हैं तो 100 में से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के हो रहा है। अब क्या है कि आपका मेरे से सवाल होगा सर कौन सा सवाल पे ज्यादा अटेंटिव होना है, किस तरह के सवाल ज्यादातर आएंगे। तो मैंने हर बार इस बात को आपसे किया है कि जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे आपका सवाल सबसे अधिक होगा। तो पिछले क्लास में भी हम लोग एक बार अप्रोच किए थे, आप लोग को याद होगा कि हम लोग बंगाल विभाजन से अपने कड़ी को स्टार्ट किए थे। वहां से हम लोग एक लिंक स्टार्ट कर दिए थे 1905 से, और मंच के माध्यम से 1885 से 1947 का सफर तो वीडियो आप लोग के पास दिया हुआ है, आराम से देख लीजिएगा। रही बात पीटी और मेंस, तो पीटी वाले के लिए समझिए आप लोग के लिए लर्निंग पीरियड चल रहा है, और मेंस वाले के लिए ये क्लास जो है रिवीजन राउंड हो जाएगा। तो अभी मैं जितने भी क्लास को दे रहा हूं वो पीटी और मेंस दोनों कंबाइंड सोचिएगा, और हर क्लास को सोचिएगा चलो इसमें कुछ बेहतर लर्न कर लेना है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं अपना शुरू। अब एक चीज बताइएगा, आप लोग को पता होगा हम लोग किसी चीज पर बात करते हैं तो हम लोग के पास एक अप्रोच आता है। हम लोग बात करते हैं कि भाई 1905 से लेकर 1919 तक का सफर चला। पहला तो हम लोग बात कर रहे थे हर बार। फिर हम लोग का था कि 1919 से लेकर 1900 यानी 1905 से 1919 और 1919 से 1947 ये दोनों सफर को हम लोग को कोऑर्डिनेट कर लेना है। तो 5 से कोऑर्डिनेशन तो आप लोगों को पता ही, हमने 5 के बारे में बताया था। हमने कहा भी था कि लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति का एक बहुत बड़ा असर रहा, रिएक्शनरी व्यू था, और उसके प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप बंगाल को विभाजन करने का एक अप्रोच रखा गया। लेकिन क्या हुआ इसका माजरा, जो हमारे हिंदुस्तान में कंसेंसस चल रहा था, मतलब जो एक कंसेंसस अप्रोच चल रहा था हम लोग के यहाँ, वो कंसेंसस अप्रोच अब बिखरा हुआ नजर आने लगा। मतलब कहने का ये है कि हम लोग जिस तरीके से इस हिंदुस्तान की आजादी का कंसेप्ट उस वक्त से सोचना शुरू कर दिए थे, तो हमारे किसी न किसी तरह से उस आजादी का जो स्वरूप तैयार कर रहे थे उसमें एक ब्रेकर का काम किया। हम लोग का जो स्पीड था उसमें स्पीड ब्रेकर आ गया था। तो हम लोग 1905 के सफर पर भी बात कर लिए, आप लोग को पता ही होगा। 1905 के सफर के बाद हम लोग बात किए थे 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। तो एक बार 5 मिनट में हम लोग रिव्यू कर लेते, हो सकता है इसका क्वेश्चन आप लोग तक पहुंच जाए। जैसा कि हमने 3 डेट बताया था, 3 डेट को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा, वो 3 डेट को आपको भूलना नहीं है। तो जो हमने 1905 के बंगाल विभाजन में कहा था, एक तो स्वदेशी आंदोलन की बात, दूसरा हमने कहा था बंगाल विभाजन का जो टाइम है वो, और हमने कहा था कि पूरी तरह से जो एक हड़ताल का स्वरूप देखने को मिला वो, और साथ ही साथ हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो कंसेप्ट आया था वो। ये 4 डेट आप लोगों को हम बता चुके हैं, वो चारों को एकदम कंसोल करके देख लीजिएगा। 19 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त 1906, ये सब आप लोगों को डिटेल दिया हुआ है। फिर हमने कहा था कि मुस्लिम लीग को लगा था कि नहीं, हम अल्पसंख्यकों के लिए कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, और ब्रिटेन भी तो चाहती थी कि हिंदुस्तान में एक विभाजन का स्वरूप खड़ा हो जाए। विभाजन के स्वरूप का मतलब है कि ऐसा डिवीजन राउंड स्टार्ट हो जाए जिसमें हम क्या करें, ध्यान देना है कि हम क्या करें कि हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के जो लोग सभी मिलकर जो प्रयासरत हैं उसका एक डिवीजन कर दें, उसके पावर के सेगमेंट को क्या करें, बांट दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो निश्चित तौर पर जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर होगा तो यहां पर क्या है ना कि जो अंग्रेज है, जो ब्रिटेन है, वो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएगी। और जो उसका जो मोटो था, उसका हमेशा से मोटो है फूट डालो शासन करो, यानी जो उसके दिमाग में चल रहा था बात कि हिंदुस्तान में एक ही स्वरूप से, चुके अब हिंदुस्तान के लोग काफी कंसस हो चुके थे। ये अब यहां पर कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि हिंदुस्तान में अब कंसेंसस नाम का कोई चीज नहीं था। कंसेंसस इतना बेहतर रूप से चल रहा था, यानी कह सकते हैं कि 1905 का जो सफर था पूरी तरह से क्रांति का सफर था, एक रिवोल्यूशन आ गया था। उस रिवोल्यूशन को अब क्या था कि ब्रिटेन के पास उसे रोकना मुश्किल था, तो ब्रिटेन ने अपना रिएक्शनरी व्यू दिया। क्या किया कि बंगाल विभाजन कर दिया ताकि लोगों के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और तो और उस स्पीड ब्रेकर में एक और पेट्रोल के समान काम कर गया 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना।
तो मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, किसके नेतृत्व में गया था? एच आगा खां के नेतृत्व में। किसने मदद किया था? आर्चबोल्ट ने मदद किया था। इसके अलावा पूछा जाता है एक सवाल, किसके संस्थापक अध्यक्ष में से कौन शामिल हैं? तो सलीमुल्लाह खान का नाम आता है। प्रथम अधिवेशन जब हुआ था उसमें कौन अध्यक्ष थे? मुश्ताक हुसैन का नाम आता है। तो इस तरह से मुस्लिम लीग की बात कही जा सकती है। साथ ही साथ इसका बोला जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां स्थापित किया गया, तो हेडक्वार्टर के बारे में भी बोला जाता है कि मुस्लिम लीग को सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर के तौर पर ढाका शिफ्ट किया गया था। तो जितना भी आप स्वरूप देख रहे हैं, जितने भी बातों पर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, उन बातों में आप लोग को तो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा स्वरूप उन चीजों को देखने का, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के खिलाफ अब जो हम हिंदुस्तानी एकजुट होकर के फाइट कर रहे थे, हमारे एकजुटता में एक डिवीजन उसने कर दिया। और इस डिवीजन का असर यह हुआ कि अब ब्रिटिश के पैरोकार हो गए मुस्लिम लीग, और यहां पर कांग्रेस के वो विरोधी हो गए। कांग्रेस कोई भी कार्य करे, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम बिल्कुल था, मोतीलाल नेहरू के जो रिपोर्ट आए थे, नेहरू रिपोर्ट्स के खिलाफ जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम था। तो जहां पर भी ये वक्त होती थी, ध्यान दीजिए, जहां पर भी एक अप्रोच होता था, उस अप्रोच में हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह एक डिवीजन का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। अब क्या है कि और चीजों को समझना बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ट्रैक हम समझ रहे हैं कि आपका ट्रैक बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अब क्या था, ध्यान दीजिएगा कि जब यह सफर हुआ तो इन सफर को हम लोग आगे बढ़ाए। मुस्लिम लीग की स्थापना पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा भी था कि ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, और ये जो बाद में उन मुस्लिम लीग की स्थापना पर जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स आ गए 1909 में, जिसमें पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था कर दी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा था कि 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक बीजारोपण है भारत पाकिस्तान की विभाजन का। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी स्वरूप हम लोग देख रहे हैं बाद में, उस पर पहले से जूम कर लिया गया, उसके बारे में सोच लिया गया था कि कहीं ना कहीं ऐसी दशा होने वाली है और कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन हम लोग को फेस करना पड़ सकता है। तो खैर, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बाद राजद्रोह सभा अधिनियम हुआ था 1911 में। दो नाम काफी फेमस है, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। अब यहां पर जानना जरूरी है कि लाला लाजपत राय, आप लोग को पता है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्रांतिकारी के प्रमुख नेता थे। जहां लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे, जहां बिपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल से था, वहीं बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि वो महाराष्ट्र से इसको लीड कर रहे थे। वैसे अगर बाल गंगाधर तिलक पर हम लोग बात करते हैं तो कम से कम 10-20 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जो प्राचीन भारतीय इतिहास आप पढ़ते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की गई है, उसमें उनकी एक पुस्तक काफी फेमस रही, उस पर एक अप्रोच भी किया उन्होंने कि आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, जिसमें आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है आर्कटिक क्षेत्र। वो जो कंसेप्ट दिया गया बाबा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया। साथ ही साथ अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो आपको यह पता होगा कि उन्होंने 2 महोत्सव की शुरुआत की थी, शिवाजी और गणेश महोत्सव। तो गणेश, हम लोग कोई भी पूजा करते हैं, देखते हैं गणेश से स्टार्ट होता है। वैसे आप लोग को बता दें कि जो सबसे पहले गणेश महोत्सव और उसके बाद शिवाजी महोत्सव की स्टार्टिंग हुई तो 1893 और 1895 का सफर था। उसके अलावा उनकी मराठा और केसरी काफी फेमस रही। मराठा जो पत्रिका था वो था अंग्रेजी में, जबकि केसरी था मराठी में। ये दोनों बात को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ 6 वर्षों के लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था और उन्हें मांडले जेल में रख दिया गया। इनके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा गया था कि इन्हें अशांति का जनक कहा गया, और इस बात को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। तो इस बातों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए उनका और क्या अप्रोच रहा, तो आपको पता है एनी बेसेंट के साथ इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, और होम रूल लीग में इन्होंने जो अपना जो कंसंट्रेशन किया, जो सेंट्रलाइज किया था, वो बेलगांव जगह था और मध्य और बरार क्षेत्र तक का इनका एरिया था। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जब 1916 में हम लोग पहुंचेंगे एनी बेसेंट के बारे में भी। अगर एनी बेसेंट की बात आएगी तो कॉमनवेल्थ की बात होगी, न्यू इंडिया की बात होगी, और अगर एनी बेसेंट की बात होगी तो 2-3 नाम काफी फेमस हम लोग के सामने दिखेगा। वो बीपी बाड़िया और अरुणडले का नाम हम लोग के सामने आएगा। और जब हम लोग एनी बेसेंट पर बात करेंगे तो पक्का थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ हम लोग को कोरिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक के तौर पर कर्नल ऑलकॉट और मैडम लॉर्ड वास्की थी। जो पहली बार जैसे एनी बेसेंट का भारत में एंट्री हुआ था तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। तो इस तरह से कड़ी, पूरे फ्रीडम मूवमेंट का एक कड़ी है, हर एक कड़ी एक दूसरे को जोड़ना शुरू करता है और बहुत दूर तक हम लोग पहुंच जाएंगे इस माध्यम से। तो हम लोग को बस क्या करना है, रिविजन राउंड है। और पीटी वाले को थोड़ा लग रहा है तेज, तो वो रिव्यू करके इसको देखिएगा, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो यही सवाल पूछा जाएगा। अब क्या है कि वो कुछ लोग बोलते हैं सर शुरू से पढ़ाइए, शुरू से टाइम पास आपका है, जैसे शुरू से इतिहास क्या है,
ये क्या है वो क्या है, मतलब जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि शुरू से उसको हम लोग बड़ा अच्छा ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं दिन कटुआ, दिन काटना, मतलब जिस चीज की समाप्ति हम 5 क्लास या 6 क्लास में कर सकते हैं उसे आराम आराम से चीजों को बता रहे हैं, ऐसा है वैसा है, साथ साथ रटवा रहे हैं, वैसा नहीं है। अगर ये अभी ऑफलाइन क्लास होता तो हमारे बच्चे जब मैं सवाल पूछता हूं तो उसके बाद मेरे सवालों का सवाल बना करके उसके जवाब बना करके मुझे फिर से रिटर्न कर देते हैं। और मेरे ख्याल से जब मैं 1 घंटा क्लास लेता हूं तो सारे बच्चे का जो मूवमेंट होता है तो लगभग 700-800 क्वेश्चन तो बहुत कम, हम तो 2-2,500 कभी कभी क्वेश्चन हुआ है और एक एक दिन में हुआ है। 4-4 घंटे में हम लोग पूरा पूरा सिस्टम को समाप्त किए हैं और एक बेहतर कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने आप को मेंटली बूस्टअप करते रहना है। और जहां तक मैंने कहा है तो करीब करीब चीजों पर मैं एक बार रिवीजन राउंड लगा दूंगा। बस आपको मैं ट्रैक दे रहा हूं, उस ट्रैक के माध्यम से आपके पास जो कुछ भी होगा उस माध्यम से आप चीजों को एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल उधर से बहुत बेहतर पूछने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको आराम से करते हैं। पीटी वाले भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरह से करना है। आपको बस जानना है कि 1905 से 1947 तक का सफर मैं तय कर रहा हूं। इस सफर में उधर पीछे वाला वीडियो देखेगा तो 1905 से 1909 तक का सफर दिया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं जो हम लोग का बात कर जो हो रहा है राजद्रोह सभा अधिनियम, जिसमें 2 नाम आया, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ये दोनों का नाम, डंडा फौज का नाम तो आपने सुना ही होगा। डंडा फौज में जो था उस समय डंडा फौज चमनदीप, और उसमें बहुत हद तक हेल्प किए थे अजीत सिंह ने, तो वो उस समय काफी पॉपुलर रहा था। खैर जो भी बात हो, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की बात हम याद कर रहे थे, तो इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में, और इनकी गिरफ्तारी उसी क्रम में हुई थी क्योंकि पुरजोर आंदोलन चल रहा था। उस समय आंदोलन का जो स्वरूप था काफी व्यापक हो चुका था। इसके बाद हम लोग के पास आता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार आप देख रहे हैं 1911 में, 1911 में। एक चीज ध्यान रखना है कि दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल के तौर पर थे लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान रखना है, इस चीज को छोटा मत समझिएगा, कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी हम लोग को दिक्कत करता है। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। किस समय? जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था, और जिसके लिए वेलकम किया जा रहा था, स्वागत किया जा रहा था वो उसमें जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के प्रिंस, और महारानी मैरी, जो मैरी थी, वो दोनों का एंट्री हुआ था दिल्ली दरबार में, ये जॉर्ज पंचम और मैरी का। इस दिल्ली दरबार में हुआ क्या, इस पर भी हम लोग को थोड़ा फोकस करना है। दिल्ली दरबार के आयोजन में जो 1905 के बंगाल विभाजन का जो स्वरूप था, जिसकी तारीख 19 जुलाई की का दिया गया है, उसको उन चीजों को खत्म करके 1911 में, यानी 1911 में क्या किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पहली बात उसको दिमाग में रखिएगा, डेट 1911, यानी 1911 में जो बंगाल विभाजन 1905 में होता उसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ यहां पर एक और अप्रोच आ रहा है, ध्यान देना है कि जो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, उसी 11 में अनाउंस किया गया था, ध्यान देना है, अनाउंस किया गया था। अनाउंसमेंट और विधिवत तरीके से ये 2 क्वेश्चन बनता है। उसी समय अनाउंस किया गया था कि अब जो है भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर दिल्ली होगी। अनाउंसमेंट हुआ था और ये विधिवत तौर पर 1912 में देखने को मिला। ये 1912 में अगर हम लोग मंच के माध्यम से देखने जाते हैं तो मंच पर भी हम लोग को बहुत अच्छा अप्रोच देखने को मिलेगा, क्योंकि मंच के माध्यम से 1912 में सब पहली बार बिहार में बांकीपुर में यानी पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्षता की थी आर एन मुधलकर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा भी था कि 2 स्वरूप हम लोग का चलेगा, एक चलेगा 1905 का बंगाल विभाजन और एक 1885 का कांग्रेस अधिवेशन। ये दोनों ट्रैक एक साथ चल रहा है, तो इस दोनों ट्रैक को हम लोग को थोड़ा समझना है। अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे 1913 में, 1911 की बात हम लोग खत्म कर दिए, यानी 1911 की बात हम लोग की 1900। अब 13 में क्या है ना कि 13 के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना है। तो हमने 1905 की बात की, 6 की बात की मंच के माध्यम से, 1907 का सूरत फूट हुआ था जिसमें गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। तो इन सारी चीजों को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। अब रही बात कि हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि क्या भारत में जो लोग थे सिर्फ भारत से ही इसका पार्टिसिपेशन कर रहे थे? क्या भारत से ही के ही लोग इस आंदोलन में अपने आप को पार्टिसिपेट करवा रहे थे, या फिर भारत के वैसे लोग जो बाहर भी थे वो भी इस आंदोलन में अपने आप को शरीक पा रहे थे? और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग को देखने को मिलेगा, वो सबसे बेहतर उदाहरण सैन फ्रांसिस्को में गठित होने वाला गदर आंदोलन। गदर 1913 की एक बेहतर, कहा जा सकता है एक बेहतर संगठन था, और इस संगठन के बारे में कहा जाता था कि ये अंग्रेजों के काली करतूतों का एक कच्चा चिट्टा है। बहुत अच्छी बात था, बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को जिक्र भी किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 1 नवंबर 1913 को जो युगांतर प्रेस की स्थापना हुई थी, उस युगांतर प्रेस ने
वहां से अपना एक पत्रिका निकालना शुरू किया जिसका शीर्षक था गदर की गूंज। बहुत बेहतर हुआ था और ये बहुत सारी भाषाओं में इसको निकाला गया। कहने का मतलब है कि ये पहले तो साप्ताहिक रूप में निकल रहा था, फिर मासिक रूप से निकलना शुरू हुआ। तो अक्सर इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो गदर के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो पहला नाम लाला हरदयाल का और इसके अध्यक्ष के तौर पर सोहन सिंह भखाना थे। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ गदर से ही ये इस आंदोलन का शुरू बाहर से नहीं चल रहा था, इसके अलावा अन्य भी बातें चल रही थी जो बाहर से काफी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। जिनमें से सबसे प्रमुख हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में एक समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी राजा महेंद्र के प्रयास से। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके प्रयास से, क्योंकि जर्मनी इसमें सहयोग किया था। जर्मनी उस वक्त 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के आमने सामने था और उसने क्या किया था, बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया। मतलब अंतरिम सरकार का मतलब है कि एक अस्थायी सरकार का गठन कर दिया गया था अफगानिस्तान में जर्मनी के सहयोग से। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के लोग अब सिर्फ भारत में ही अंग्रेजों के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके अलावे जो भारत के बाहर थे वो भी इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और वो चाहते थे कि भारत में जो उसकी औपनिवेशिकता स्थापित है, जो गुलामी का सिस्टम चल रहा है, वो पूरी तरह से उससे आजादी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इस मामले में हम लोग एक नाम को नहीं हटा सकते हैं, मैडम भीखाजी कामा का नाम जरूर सुना होगा। मैडम भीखाजी कामा के बारे में सबसे पहले तो ये जान ले कि वो श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी रही थी। आपने नाम सुना होगा लंदन में इंडिया हाउस के बारे में। तो निश्चित तौर पर से उस इंडिया हाउस के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें सदस्य के तौर पर मैडम भीखाजी कामा थी और पहली बार उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में ही जाकर के भारतीय झंडे को फहराया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये स्वरूप रखना है कि हिंदुस्तान के लोग तो फाइट कर ही रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के जो बाहर थे, मतलब हिंदुस्तानी जो बाहर थे, वो भी हमारे देश की आजादी के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे और इस प्रयास के लिए उन्होंने बेहतर एक अप्रोच किया था। तो अब इस चीज को हम लोग को आगे बढ़ाना है कि भाई 13 के बाद और क्या घटना हुई। तो 13 के बाद एक छोटी सी घटना हम लोग पर बात करेंगे और 14 के बाद शुरू पाएगा 1915 का महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी से जब बात शुरू होगी तो वो 1947 देश की आजादी तक का सफर तय कर देगा।